आज हो रही सीयूईटी यूजी की परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एनटीए ने बताया है कि सुबह की शिफ्ट में जो परीक्षा थी उसमें तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से परीक्षा देर से शुरू हुई। इस देरी का असर दोपहर 3 बजे से होने वाली दूसरी परीक्षा पर भी पड़ा। दोपहर 3 बजे वाली परीक्षा अब 4 बजे से होगी। एनटीए ने कहा तकनीकी गड़बड़ी दूर कर ली गई है। छात्रों को परेशानी के लिए खेद है। एनटीए की तरफ से खेद व्यक्त किया गया है। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हमारी संवाददाता। किस तरह की तकनीकी गड़बड़ी की बात की गई है शालिनी, और ऐसा क्या हो रहा है कि एनटीए द्वारा आयोजित हर एक परीक्षा में कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ दिक्कत सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि एनटीए जो है वो सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड में कराता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसके जो टीसीएस के सेंटर पर परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं चूंकि कंप्यूटर बेस्ड होती है इसलिए टेक्निकल एरर बहुत मायने रखता है। तो इस वक्त तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं, जो परीक्षा देने गए थे उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा 11 बजे के बाद शुरू हुई। हालांकि परीक्षा का जो फर्स्ट शिफ्ट जो होती है वो 9 से 12 होती है, लेकिन परीक्षा 11 बजे तक भी शुरू नहीं हो पाई। 11 बजे के बाद जो है वो परीक्षा शुरू हो पाई। इसकी वजह से दूसरी शिफ्ट जो है वो भी लेट हो गई। टेक्निकल ग्लिच क्या है इसको लेकर अभी तक एनटीए ने क्लियर नहीं किया है। हालांकि ये जरूर एनटीए ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सब कुछ टीसीएस पर छोड़ दिया है और कहा है कि इसके लिए, इस गड़बड़ी के लिए टीसीएस की तरफ से गड़बड़ी हुई थी और जिसको फिलहाल ठीक कर लिया गया है। और आगे जो दूसरी शिफ्ट है उसकी जो परीक्षा है वो भी लेट हो जाएगी। तो जो परीक्षा 3 बजे होनी है दूसरी शिफ्ट की परीक्षा, वो अब 4 बजे से परीक्षा होगी। तो ये तमाम तरह के सवाल एनटीए को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे कि एनटीए जो परीक्षाएं कराता है उसमें गड़बड़ियां बहुत सारी सामने आती। अभी छोटी इस तरह की लेट लतीफ़ी की दिक्कतें तो पहले से ही छात्र जो है वो शिकायत कर रहे थे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की देरी लगातार सीयूईटी के एग्जाम सेंटर्स पर हो रही है। खासतौर से सीबीटी मोड वाली जो परीक्षाएं करा रहे हैं उसमें तो अब जो है इतनी जो अब इस बार जो आ रहा है कि 11 बजे के बाद पेपर हुआ। सोचिए, जो परीक्षा 9 बजे से शुरू होनी थी वो परीक्षा 11 बजे तक भी नहीं शुरू हो पाई और तमाम छात्रों ने कई सेंटर्स पर आ रहा है कि वहाँ पर हंगामे भी किए इसको लेकर। तो अब जरूर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एनटीए क्या सीबीटी मोड की परीक्षा भी नहीं करा पाएगा? अभी तक तो ये हो रहा था कि एनटीए जो चूंकि ऑफलाइन जो एग्जाम कराता उसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि नीट यूजी की जो परीक्षा थी वो ऑफलाइन हुई थी। इस वजह से कहा गया कि पेपर लीक हो गया। इस वजह से सेंटर्स पर पिछली बार चूंकि 1 साल पहले जो परीक्षाएं हुई थी वो वहाँ कहा गया था सेंटर्स पर, इसलिए हुआ ऐसा गड़बड़ी क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा हुई थी। ऑनलाइन में सब गड़बड़ियां नहीं होंगी। राधाकृष्णन कमेटी में ये बात कही गई थी कि जो ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सीयूईटी की परीक्षा तो सीबीटी मोड में हो रही है। अब टेक्निकल ग्लिच सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं परीक्षा किसी भी मोड में हो लेकिन भुगतना छात्रों को ही पड़ रहा है। समस्याएं जो है वो छात्रों को ही झेलनी पड़ती है। सीबीएसई या कहें या मैं बात करूं अगर आपको एनटीए की, एनटीए जो है वो सिर्फ टीसीएस की गलती कहकर ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आगे जो एनटीए की योजनाएं हैं एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से, अब ऐसे में चुनौती ये भी है कि ऑनलाइन एग्जाम में भी अगर गड़बड़ी है तो आगे अगर कोई योजना है इस तरह की, जैसा कि कहा गया भी एनटीए की तरफ से, उसको लेकर भी सवाल उठेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और अब बात गाजियाबाद की करते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बकरीद के दिन हुई है और इससे इलाके में तनावपूर्ण हालात हैं। घायल युवक को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मौत हो गई। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के रंग को लेकर हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। अब ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सामने आया है। बकरीद के दिन हिंदू लड़के को घर बुलाकर उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना सामने आने के बाद से हिंदू संगठनों का आक्रोश चरम पर है। हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों की मांग है कि अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इस मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। मृतक की मां के मुताबिक असद नाम के लड़के ने उसके बेटे को बेला फुसलाकर बकरीद के दिन घर बुलाया था।
मां का कहना है कि असद ने सूर्या से पूछा कि क्या उसने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है। नहीं कहने पर चाकू से वार कर दिया गया। मेरे बच्चे को तो धोखे से बुलाया गया फोन करके, जाके आजा भाई ईद मिलते हैं। और फिर मेरे बेटे से बोला तुमने बकरा काटते हुए देखा है? मेरे बेटे बोला नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे घर पे क्या बकरा कटता है तो मैं जानू, आजा तुझे बकरा काटते हुए दिखाता हूँ। ऐसे कहकर मेरे बच्चे के पेट में चाकू भोंक दिया असद नाम के लड़के ने। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव जी। सर, आप लोग लगातार अपराधियों का पीछा कर रहे थे, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कितने लोग बाकी हैं अभी? थाना क्षेत्र खोड़ा में दिनांक 28 मई को हुई घटनाक्रम में तत्काल ही परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और आज उसी क्रम में थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ के साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मेरा आखिरी सवाल, असद जो मुख्य आरोपी अभी फरार है, जल्दी पकड़ लेंगे उसको? गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मृतक की मां और प्रत्यक्षदर्शी दोस्त के मुताबिक पहले भी दोनों की लड़ाई हुई थी और बकरीद वाले दिन असद ने सूर्या को चाकू घोंप दिया। सबको फोन करके बुलाया गया था, बोल लेते आ जाओ बकरा ईद है, घूमेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, मिलेंगे। हमने बोला ठीक है, असद ने। हमने बोला ठीक है। फिर उसके बाद हम मिलने गए इनसे, तो इनकी वहीं पे वो सूर्या से बोलता है असद, तो उन्हें कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? सूर्या ने बोला नहीं। उसके बाद बोला आज मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर उनके बाद इनकी बहसबाजी होने लगी 5 नंबर गली के पास। इनकी हाथापाई हुई, हमने बचाया, इन्हें रोका। फिर उसके बाद इसे गले में हाथ डाल के ले गए, चाकू वाकू मार के भग गए ये सारे लड़के। 3-4 लड़के, 4-5 लड़के। कौन कौन था? एक का नाम असद था, तौसीफ था, आतिफ था, फरहान था, नवाब था। 5 ही थे या इनसे ज्यादा भी थे? 5 ही थे। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस ने तकरीबन आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त असद भी शामिल है। और गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में हिंदू लड़के सूर्या की हत्या मामले में अब पुलिस एक्शन मोड में है। अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग टीमें भी गठित कर दी हैं। देखिए TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में बकरीद यानी 28 मई के दिन सूर्या को उसके पुराने दोस्त असद, फरहान, तौसीफ और नवाब के साथ ही एक और शख्स ने मिलकर के चाकू मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल ये लोग पुराने दोस्त थे, लेकिन 8 महीने पहले इनका आपस में झगड़ा हो गया था। लेकिन बकरीद के दिन बताया जा रहा है कि असद ने बाकायदा बहाने से सूर्या को घर के पास बुलाया, कुछ बातचीत की, दोनों में फिर एक बार विवाद हुआ और फिर सूर्या को चाकू मार दिया असद ने। ये असद का घर है जिस पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। यहाँ पर असद अपने माता पिता के साथ रहता था। ये 2 कमरे हैं, इनमें रहता था, लेकिन फिलहाल जो असद की फैमिली है वो यहाँ से गायब है। पुलिस असद को और उसके जो बाकी के 4 साथी हैं उनको लगातार तलाश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण असद ने अपने दोस्तों तौसीफ, नवाब, फरहान और एक और शख्स के साथ मिलकर के निर्ममता से चाकू मारकर सूर्या की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और अब ये संख्या 18 हो चुकी है, जबकि फुगेवाड़ी में अभी भी 6 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए, वहीं 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी योगेश वानखेड़े ने मुनाफे के लालच में शराब में मेथनॉल मिलाकर बेचा, जिसके चलते लोगों की हालत बिगड़ी और इतने लोगों की जान चली गई। विशेषज्ञों के अनुसार अवैध शराब में मिलाया गया मेथनॉल शरीर में पहुंचकर फॉर्मिक एसिड में बदल जाता है, जो खून को एसिडिक बनाकर आंखों, दिमाग, लिवर और फेफड़ों पर हमला करता है। इसका असर कई बार 6 से 24 घंटे के बाद दिखाई देता है। धुंधला दिखना, तेज सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में
परेशानी इसके प्रमुख लक्षण हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक योगेश वानखेड़े राधेश्याम प्रजापति से 1900 रुपए प्रति 35 लीटर कैन के हिसाब से शराब खरीदता था। इसके बाद वो पुणे और पिंचरी चिंचवड़ में कई दुकानों पर 2700 रुपए कैन के भाव से बेचता था। यही नहीं, उसने मुनाफा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मेथनॉल मंगाया और शराब में मिलाना शुरू कर दिया। इससे शराब की मात्रा बढ़ गई, लेकिन इसकी वजह से लोगों की जान चली गई। योगेश वानखेड़े पहले भी अवैध शराब के कारोबार में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। अब आबकारी और पुलिस टीम उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सीएम के सख्त निर्देश के बाद कार्रवाई और तेज हो गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकाल कर, और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। उधर इस घटना को लेकर आबकारी और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने लोगों की मौत हो गई और पुलिस की नाक के नीचे पुणे शहर में ये गोरखधंधा कैसे जारी था? इस सवाल का जवाब कोई अधिकारी नहीं दे पा रहा। इस मामले पर अब शिकायत भी दर्ज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने मामले में लापरवाही बरती है। पुनः अभी सुरक्षित नहीं रहा है, यह राज्य सरकार के वजह से हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार भी है, इसलिए जिम्मेदार गृह विभाग है। हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। आज 14 लोगों की जान गई, 14 लोगों की डेथ हुई और आगे भी 10 लोग बहुत ही इसमें सीरियस है। ये गरीब फैमिली के लोग, पूरी की पूरी फैमिली उजाड़ चुकी है। इसके लिए एक्साइज इंस्पेक्टर को लेकर तो कमिश्नर तक सबके ऊपर चौकसी होके इनके ऊपर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। वहीं अब आबकारी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीदकर पिए। और बात बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बंगला विवाद पर बोली राबड़ी देवी। फोर्स बुलाओ, बंगला खाली करवाओ। राबड़ी देवी ने कहा है, मैं बंगला खाली नहीं करूंगी। राबड़ी देवी का बयान तो देखिए, इस पूरे मामले पर राबड़ी देवी ने सीधे एक तरीके से चैलेंज किया है और कहा है कि फोर्स बुलाकर बंगला खाली करवाओ, मैं बंगला खाली नहीं करूंगी। उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। आगे बढ़ते हुए अब बात गर्मी की करेंगे। भीषण गर्मी और नौतपा के तीखे तेवर के बीच मौसम ने अचानक ऐसा रूप बदला है कि कई राज्यों में कड़ाके की बिजली के साथ बारिश और ओले गिरे। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश, तेज आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। पिछले दिनों की भीषण गर्मी और लू से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में खराब मौसम से यात्रा प्रभावित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का लोगों को सामना करना पड़ा है। यूपी में आंधी तूफान के बीच 31 लोगों की जान चली गई। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज समेत 25 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच गई। राजस्थान में शनिवार को 30 जिलों में आंधी के साथ ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम बदल गया। शुक्रवार को उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी बारिश के कारण तापमान 10 डिग्री तक गिर गया। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, करौली में बारिश के साथ ओले गिरे। सबसे ज्यादा बरसात झुंझुनू जिले के मलसीसर में हुई। यहां करीब 2 इंच पानी बरसा। दौसा जिले में अंधड़ के कारण हुए हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को लोगों को तेज गर्मी और हीट वेव से राहत रही। जिले का अधिकतम तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने जयपुर में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया।
अगले एक हफ्ते सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव के पीछे कई वायुमंडलीय सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। इसके साथ ही उत्तर और मध्य भारत के ऊपर कई ट्रफ लाइन भी सक्रिय हैं। यही सिस्टम समुद्र से नमी खींचकर देश के अंदर ला रहे हैं। इससे बारिश और आंधी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को भी आज गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि राजधानी में बहुत बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम में बदलाव से दिन के तापमान में साफ गिरावट देखने को मिल सकती है। और खबर योगी आदित्यनाथ के बयान से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दिया है बयान, कहा अहिंसा परमो धर्मा, कमजोर के आगे कोई नहीं झुकता। योगी ने कहा हम मजबूत तो दुनिया दोस्ती करेगी, देश को खतरा तो अहिंसा से काम नहीं चलेगा। म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे। अभी रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अगर भारतीय सेना से जुड़े हुए इस प्रकार के कोई अन्य कार्य लखनऊ में होने हैं या प्रदेश के अंदर होने हैं तो वह प्रस्ताव तत्काल वहां उन्हें प्राप्त हो, और मेरा मानना है ये होने चाहिए। महत्वपूर्ण चौराहों पर भारत की सेना के वे टैंक जो आज वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उन्हें रखा जाना चाहिए। कोई भी देखेगा भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक बनेगा। भारतीय सेना में जाने के लिए उसके मन में एक भाव पैदा होगा और वह सेना के प्रति सम्मान का भाव भी रखेगा। उसके मन में राष्ट्रभक्ति की एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। और याद रखना, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें इस बात को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। मैं इस नौसेना वाटिका के लिए एक बार फिर से भारतीय नौसेना को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और बात इस वक्त मिल रही एक बड़ी खबर की करते हैं। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश, आईएसआई से जुड़े 9 आतंकियों की गिरफ्तारी। बड़ी खबर है, दिल्ली स्पेशल सेल ने 9 आतंकियों को पकड़ा है। भारी संख्या में इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश थी इनकी। तो आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली स्पेशल सेल ने 9 आतंकियों को पकड़ा है।
जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, किस साजिश की फिराक में थे? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले को लेकर? बस किया गया 9 लोगों की 9 आतंकियों की गिरफ्तारी इसमें की गई और ये सभी जो आतंकी है गिरफ्तारी इसमें की गई और ये सभी जो आतंकी है वो दरअसल आईएसआई से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और ये जो मॉड्यूल है इसका सीधा कनेक्शन डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम और इसके अलावा आईएसआई का जो कनेक्शन है वो खुलकर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं साजिश बड़ी थी, सुरक्षा बलों को टारगेट करने की फिराक में लगातार लगे हुए थे और उसको लेकर जल्द ही एक अटेम्प्ट भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए हैं। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन, इसके अलावा ग्रेनेड तक की बरामदगी हुई है। इसके अलावा इस मॉड्यूल से और कितने लोग जुड़े हुए थे, डी कंपनी और आईएसआई के किन लोगों के संपर्क में थे पाकिस्तान में, ये तमाम चीजें हैं जो इनसे पूछताछ की जा रही है। जी जितेंद्र, अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली में वो डॉक्टर्स वाला मॉड्यूल भी देखने को मिला, आत्मघाती हमला हुआ, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से एक और इस तरह की बड़ी कार्रवाई यहां पर होती है। क्या ये माना जाए कि ये पूरा टेरर मॉड्यूल जो है वो किसी बड़ी फिराक में है, दिल्ली में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार कोशिश रही है पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की और खास तौर पर आईएसआई की कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए, किसी बड़ी वारदात को हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में अंजाम दिया जाए और उसी को लेकर लगातार लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान, इन तमाम आतंकी संगठनों के जो मॉड्यूल हैं वो समय समय पर अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करते रहे हैं और उनकी धरपकड़ भी होती रही है। लेकिन अब जो ये नया मॉड्यूल सामने आया जिसमें साफ तौर पर आईएसआई और डी कंपनी का गठजोड़ का खुलासा हुआ है, ये कहीं ना कहीं बेहद घातक है क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर अभी भी डी कंपनी से जुड़े काफी लोग एक्टिव हैं। तो ऐसे में आईएसआई की कोशिश थी कि उन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया जाए, उनको फिर से एक्टिव किया जाए और उसके बाद उनसे एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिलवाया जाए। लेकिन इसकी भनक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लगी, जिसके बाद इन 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यह मॉड्यूल और भी बड़ा हो सकता है। इनके पास से जिस तरीके के ग्रेनेड और सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद हुए वो भी पाकिस्तानी मेक बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साजिश बेहद बड़ी थी, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने कार्रवाई की और इस मॉड्यूल को पूरे तरीके से बस्ट कर दिया। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और सूर्या मर्डर केस से जुड़ी खबर, सूर्या का शव घर लाया गया। बकरीद पर दोस्तों ने ही की थी सूर्या की हत्या। हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अभी भी फरार। पुनीत शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुनीत, शव लाया गया है सूर्या का, परिवार वाले अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले आपने ही सूर्या की मां से बात की थी और उन्होंने कहा था कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती है हम दाह संस्कार नहीं करेंगे सूर्या का। तो अब परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अभी 5 मिनट पहले सूर्या की जो डेड बॉडी है उसको लेकर के आए हैं यहाँ पे सामने घर पर। अगर उनकी डेड बॉडी को रखा गया, भारी भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौके पर मौजूद है। लोगों का कहना है कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे कि जब तक जो आरोपी मुख्य है असद उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता। लेकिन आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने लगातार छापेमारी करके जो 3 मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें असद के पिता नवाब हैं। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं। शांतिपूर्ण व्यवस्था इस वक्त बनाई गई है। जबरदस्त कई थानों के पुलिस फोर्स और आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। भारी भीड़ है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन परिवार के जो तमाम लोग हैं वो लोग अड़े हुए हैं कि इस पूरे मामले में असद के खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि आपको बता दूं कि गाजियाबाद पुलिस बड़ी संख्या में सुबह से यहां पर तैनात है और लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने 3 जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने सूर्या की हत्या की थी उन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। अभी भी गाजियाबाद पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर लगातार रेड कर रही हैं ताकि जो मुख्य आरोपी असद है उसको गिरफ्तार किया जा सके। आपके सामने तस्वीरें हैं कि कैसे इलाके के डीसीपी, एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी उपासना पांडे, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त बड़ी संख्या में यहां मौजूद और लोगों से मनाने की कोशिश करें। फिलहाल पोस्टमार्टम कर दिया गया है, डेड बॉडी को घर पर लेकर के आए हैं। डीसीपी और एसीपी जो हैं वो लोग
सभी से बातचीत कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाए और गाजियाबाद में किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना होने पाए। हालांकि आपको दिखाना चाहेंगे, लोग यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, गुस्सा ज़रूर है, लोगों ने गुस्से में अपनी दुकान मार्केट सब बंद कर दी है इस हत्या को लेकर के। फिलहाल जो डेड बॉडी है वो अंदर मौजूद है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और गाजियाबाद पुलिस की लगातार कोशिश है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखा जा सके और इसीलिए जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर बने हुए एडिशनल कमिश्नर राजकरण नैयर हों या फिर जो गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर इस पूरे मामले में नजर बनाए हो। सबसे बड़ी बात है कि असद अभी भी फरार है, जिसको पकड़ने के लिए बिल्कुल ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्य आरोपी कहां है। पुलिस पर लगातार परिवार इस बात का दबाव बना रहा है कि उसकी धरपकड़ की जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। और श्रीनगर के रेजिमेंटल सेंटर परेड ग्राउंड पर आज अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड हुई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से 538 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हो गए। तस्वीरें श्रीनगर के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर परेड ग्राउंड की है, जहां आज अग्निवीरों के एक बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। जिसके बाद जम्मू कश्मीर से 538 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हो गए। 24 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सभी ने इंडियन आर्मी की परंपराओं के साथ अपना पासिंग आउट मार्च किया और देश सेवा की शपथ ली। इस शानदार पासिंग आउट परेड की अध्यक्षता 16वीं कोर के GOC ने की और परेड की सलामी ली। साथ ही उन्हें बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैं आप सभी अग्निवीरों को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप अग्निवीर बैच 7 के 24 सप्ताह के कठिन ट्रेनिंग के बाद जैकलाई रेजिमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारी रेजिमेंट का आदर्श बलिदानम वीर लक्षणम केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का संकल्प है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप उस आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी वीरता, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सेना में शामिल अग्निवीरों का कहना है कि वो देश की सेवा का मौका पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। खुशी महसूस, बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है। सपना देखा था आपने? सपना देखा था, बहुत ही मेहनत की थी इसके लिए, तो 5-6 अटेम्प्ट दे उसके बाद हासिल हो गया। वहीं इन जवानों को जब अधिकारियों की ओर से सम्मानित किया जा रहा था तो वहां मौजूद जवानों के माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो रहा था। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और देश की रक्षा के लिए आप आगे जाएंगे? देश की रक्षा करने के लिए मौका मिला, बहुत खुशी हो रही है। हम अभी श्रीनगर में स्थित जो है जैकलाई रेजिमेंट के एक ट्रेनिंग सेंटर में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आज अग्निवीरों की 24 हफ्तों की ट्रेनिंग थी 7वें बैच की, वो कंप्लीट हो गई है और आज पासिंग आउट परेड में इनको शपथ समारोह जो है वो देखा गया। इनसे शपथ ली गई और शपथ इन्होंने उठाई कि आज से कहा जा सकता है कि देश की अखंडता और संप्रभुता को जो है बरकरार रखने के लिए अपनी जान भी निछावर करने को ये जवान जो है वो तैयार रहेंगे। बता दें आपको कि जैकलाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कहीं ना कहीं स्लोगन ही है बलिदानम वीर लक्षणम, यानी वीर का एक जो कह सकते हैं कि लक्ष्य होता है वो बलिदान ही होता है और इसके चलते कहा जा सकता है आज 538 जवानों ने यहाँ से 24 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग जो है वो पूरी की और इनके परिजन भी आज इसको लेकर काफ़ी खुश है। बता दें आपको कि ये जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से हैं, लेकिन इसमें जो है करीब 500 जो जवान हैं वो कश्मीर के 10 जिलों से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं जो है आज जो पूरी ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट की, अब कहीं ना कहीं इनके परिजनों के अनुसार वो सीमावर्ती ज़िलों से और सीमा से सटे रहते हैं और उसमें जो है दुश्मन के ऐसे प्रयास हमेशा से देखे जाते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रयास कहीं ना कहीं इनको जो है प्रोत्साहित करते हैं कि वो दुश्मन के उन प्रयासों का किस तरीके से बदला देंगे और किस तरीके से जवाब देंगे।